गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक में कई ग्रुप हैं। हमने क्लास 11th में आपको पढ़ाया पूरा पीरियड टेबल। टोटल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल जो है उसमें कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप। उनमें से कुछ हम 11th में पढ़ते हैं, कुछ हम 12th में पढ़ते हैं। 12th में हमारा क्या है भाई? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में सभी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप जो है आपके क्लास 11th में है और क्लास 12th में है। क्लास 12th में जो पी ब्लॉक के जो ग्रुप हैं वो हम पढ़ेंगे। क्लास 11th में जो था वो हमने पढ़ा। उसके बाद डी ब्लॉक भी है पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद एफ ब्लॉक भी है जो हमें पढ़ना है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये इनऑर्गेनिक का आपका पहला चैप्टर है, पी ब्लॉक के तत्व। अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये पीरियोडिक टेबल जो है इसमें टोटल कितने हैं भाई। और यहाँ पर आपका एक लाइन, ये एफ ब्लॉक में 2 सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज हमने पूरा पढ़ रखा है। पी ब्लॉक में अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ग्रुप मिलेंगे आपको? 18। 2 10 12 12 6 18, ये आपको 18 ग्रुप मिल गए। अब यहाँ पे अगर मैं पहुँचूँ तो देखिए 1 2 3 4 17 और ये क्या है 18। 18 ग्रुप को हम लोग 0 ग्रुप भी बोलते थे, याद है? अच्छा, इस फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए भी बोलते थे, सेकंड ग्रुप को सेकंड ए भी बोलते थे। इन दोनों ग्रुप को क्या बोलते थे? एस ब्लॉक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? डी ब्लॉक। इसको थर्ड ग्रुप या थर्ड बी बोल सकते हो, फोर्थ या फोर्थ बी। इसको 13 ग्रुप को आपको क्या बोलते थे? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। आपको यहाँ से शुरू करना है, ये हमारे कोर्स में यानी 15 से 3 ग्रुप तक। पी ब्लॉक के जो 2 ग्रुप हैं ये हम 11th में पढ़ते हैं। बाकी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बेटा? क्लास 12 में। जो हमारा सिलेबस है, हमारा सिलेबस 30% जो लेस हुआ है, मुझे पता है आपको क्या क्या नहीं पढ़ाना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप जो है, अगर कभी आपके मन में क्वेश्चन उठे सर जी कौन कौन सा क्वेश्चन जो है हटा दिया गया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमें 15 16 17 18 यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सब आएंगे। इसी को हम आज पहले पढ़ते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि पी ब्लॉक के सभी तत्वों को क्लास 12th में नहीं पढ़ा जाता। कुछ जो है क्लास 11th में है, कुछ क्लास 12th में। ये सिलेबस अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया अलग अलग क्लास में। तो हम आज बात करेंगे पी ब्लॉक के 15 ग्रुप में, या 15 ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार भी बोलते हैं। ये सब आप जानते हैं। ग्रुप में सबसे ऊपर जो एलिमेंट होता है उसी के नाम से ही उसका परिवार होता है, नाइट्रोजन फैमिली, या इसी को आप बोलते हो निकोजेन। इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट को निकोजेन भी बोलते हैं। तो ये हमारा आज जो है ये चैप्टर है, हमें पढ़ना है 15 ग्रुप। हम सिर्फ एक इसी 15 ग्रुप को बनाएंगे। अच्छा, 15 ग्रुप को और क्या आप लिख सकते हो भाई? 5th ए, रोमन अंक में आप 5th ए बोल सकते हो। अगर मैं इस 5th ए को या 15 ग्रुप वाले एलिमेंट को बनाऊं तो आप देखें सबसे ऊपर कौन है? नाइट्रोजन, याद होगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, बिस्मथ, नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। ये आपने ऐसे रटाया था, आपको शायद याद हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नीचे एक एलिमेंट और होता है, रेडियो एक्टिव होता है। हम लोग उसको नहीं पढ़ते, उसको अध्ययन यहाँ नहीं करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो 2 एलिमेंट हैं ऊपर, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये क्या है भाई? अधातु, नॉन मेटल। और इसी को हिंदी में बोलते हो अधातु।
और उसके नीचे के दो एलिमेंट जो हैं ये क्या है भाई, ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, बीच के हैं जिसको हम बोलेंगे मेटेलॉइड, जिसको बोलते हैं उपधातु। और सबसे नीचे जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं मेटल, और इसी को बोलते हैं क्या बेटा, धातु। तो पहला काम ये कि आपके नाइट्रोजन फैमिली में 15th ग्रुप में कितने एलिमेंट हमें पढ़ना है, ये 6 एलिमेंट को हमें 5 एलिमेंट को हमें पढ़ना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आप जल्दी से नोट करें। पहले दो एलिमेंट क्या है बेटा, अधातु, उसके बाद क्या है, उपधातु। यानी ये ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों, कुछ मेटल का कैरेक्टर रखेंगे, कुछ नॉन मेटल। यानी बीच वाले हैं ना तो मेटल हैं पूरे तरीके से, ना तो नॉन मेटल हैं। और ये क्या है बेटा, पूरे अच्छे मेटल हैं। क्या करें, इसको नोट कर लें और इसको मिटा लें। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो जल्दी जल्दी, पीरियोडिक टेबल के दीर्घ मुझे इंग्लिश से हिंदी करने में बहुत दिक्कत होती है, दीर्घ रूप यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो हम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो लंबा रूप है, लंबा प्रारूप है पीरियोडिक टेबल का। तो उसी की बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के दीर्घ रूप में ग्रुप 15 आप इस तरीके से लिख सकते हो, नाइट्रोजन, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, फास्फोरस, आर्सेनिक, कामा लगाते जाइएगा, एंटीमनी, एंटीमनी तथा Bi यानी बिस्मथ, को शामिल या सम्मिलित किया गया है। एक चीज और, इन्हें सामान्य रूप से क्या कहते हैं भाई, निकोजन भी कहते हैं। फटाफट आप ये नोट कर लें। पहले जो हमने वो लिखाया था उससे पूरी चीज़ जो है वो स्पष्ट हो जाती है। खैर हम ये आपकी शिकायत रहती है कि लैंग्वेज में नहीं दिखाते, तो हमने लैंग्वेज में भी इसको दिखा दिया है। फटाफट आप इसको नोट करें। उपलब्धता यानी ये हमारे पृथ्वी पर कितना पाया जाता है। ये जो तत्व हैं, ये जो एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी उपलब्धता कितना है। तो आप एक चीज लिखेंगे कि फास्फोरस को छोड़कर, सिर्फ हम पी लिख दे रहे हैं, फास्फोरस को छोड़कर हमारे पृथ्वी पर
ये अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं। फास्फोरस थोड़ा कम होता है, इसको छोड़कर बाकी सारे जो एलिमेंट हैं, बाकी जो सारे जो तत्व हैं वो अच्छी खासी मात्रा में यानी अधिक रूप में पाए जाते हैं, अधिक रूप से पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। उसके बाद अगर आप ज़मीन का एक टुकड़ा लो, ज़मीन से एक थोड़ा सा मिट्टी लो और उसकी एनालिसिस करो, लैब में ले जाकर उसका परीक्षण करो, तो आपको देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट के खनिजों में सोडियम नाइट्रेट, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, सोडियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र भी लिख सकते हैं आप, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा, KNO3 के रूप में पाया जाता है। और नाइट्रोजन की उपलब्धता देखो, एयर में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है N2 के फॉर्म में। खैर वो सब हम बात नहीं करेंगे, चलिए लिख लो। एयर में नाइट्रोजन 78% N2 के रूप में पाया जाता है। खैर यही सब क्या हो गया, इसका जो है आसान सा जो पॉइंट था हमने लिखा दिया। नाइट्रोजन फैमिली में हमने क्या क्या कौन में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनी, एंटीमनी और बिस्मथ। अब मैं बता दूं कि इतना तो हम जनरल पॉइंट पढ़ेंगे सबको, लेकिन आगे चल के जो आपका मेन चैप्टर है ये नाइट्रोजन वाला, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस को ही पढ़ते हैं और बाकी एलिमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है इनके जो कंपाउंड्स हैं उनको हम पढ़ेंगे खासकर। आगे जो है जनरल प्रॉपर्टी, अगली हेडिंग जो है वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की जो साधारण गुणधर्म हैं उनको हम पढ़ेंगे। हिंदी क्या होगी, साधारण गुणधर्म। गुण कहो या गुणधर्म कहो, बात एक ही है, बहुत कंफ्यूज रहता है ये गुण और गुणधर्म। साधारण गुणधर्म किसके साधारण गुणधर्म, इस नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे, इनके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पहला हम पढ़ेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ चुके हो बेटा सब पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
और इसी को हिंदी में क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं पूरा यहाँ पर आपके लिए हिंदी ही लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि इन एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स मतलब तत्वों, इन एलिमेंट्स का साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, सॉरी NH2NP3 होता है। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण अगर दूं, आपके पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एटॉमिक नंबर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 7। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया? 10 ज़्यादा हो गया। तो क्या करोगे? 4 और यहाँ पे क्या होगा? 2p3, 4 3 7, 1s2 2s2। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन ना करूँगा कि कैसे यहाँ 3 कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर 3-4 महीने मौज मस्ती किए हो तो फिर मज़ा ही आने वाला है। 2p6 3s2 और यहाँ पे क्या होगा? 3p3। देखिए 2 2 4 और 6 4 10, 10 2 12 3 15, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। खैर इसी तरीके से इसका भी आएगा, लास्ट में जो आएगा वो 4s2 और 4p क्या होगा? 4s2 और 4p3। यानी लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? ये चीज, ये सब में कॉमन होगा कि सबका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो p पर खत्म होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो किस में है भाई? p ब्लॉक में है, इसलिए p पे खत्म हो रहा है। ग्रुप जो निकालते हैं वो हम क्या करते हैं? p पर अगर खत्म होता है तो लास्ट p के इलेक्ट्रॉन और लास्ट s इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं, वही हमारा ग्रुप आ जाता है। 3 2 5 अगर हमने जोड़ दिया, क्या हो गया भाई? 5वें ग्रुप, यानी 5th A में। यहाँ 3 2 5 5th A। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि जो नंबर यहाँ पर होगा वही नंबर यहाँ पर होगा, जो नंबर यहाँ पर होगा वही नंबर यहाँ, जो नंबर यहाँ वही यहाँ। ये होती है n की वैल्यू। n का मतलब हम n की बात कर रहे हैं, बाह्य कोश की संख्या, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी हम बात करते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने, इसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन। तो सबके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितना होती है भाई? 5 5 5। इसलिए हम कह देते हैं कि इनका जो साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है? NH2NP3। NH2 पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, NP3 पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही जोड़ लेंगे, वही इनका क्या होगा? साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगली जो प्रॉपर्टी है ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, ये सब आपको समझाया मैंने, ठीक है? आपको लिखना जो है वो हमने लिखा दिया। अगली जो प्रॉपर्टी है नंबर 2, आयनाइजेशन एनर्जी। आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पूछूं तो आप बता दोगे, मुझे यकीन है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा इसे हिंदी में बोलते हैं। याद है कि भूल गए?
आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? जब हम किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वही एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। किसी में कम देनी पड़ती है, किसी में ज़्यादा, सारी चीज़ें आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आयनाइजेशन एनर्जी जाइए पढ़िए फिर से। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ हम डिफिनेशन थोड़ी लिखवाएंगे, क्या लिखेंगे? ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। क्या होती है बेटा? घटती है। जैसे तो ये आपके पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी और बिस्मथ ऊपर से नीचे आ रहे हो तो भाई क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। अगर इसका क्रम लिखना है आपको, क्रम लिखने के लिए कह दिया जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। जो सबसे ऊपर है उसका साइज सबसे छोटा और वो इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से बांधे रखेगा अपनी तरफ और उसको निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर, न्यूक्लियस से दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम एनर्जी से ही काम चल जाएगा। ये क्या है भाई? आयनाइजेशन एनर्जी का घटता हुआ क्रम। जल्दी से नोट कर लो। ये जनरल पॉइंट पढ़ा रहे हैं, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके किताब में। हमें पढ़ना कुछ और है। कितना मजा आ रहा होगा अगर आपने 11th में सही से पढ़ा होगा। फिर से वही चीजें बार बार आ रही हैं। अच्छा, ग्रुप में बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिफ्टीन ग्रुप के एलिमेंट्स का 15 ग्रुप के एलिमेंट का पी ऑर्बिटल आधे क्या होते हैं भाई? भरे होते हैं। आधे भरे होते हैं जो कि अस्थाई होते हैं। अस्थाई मतलब स्टेबल होते हैं। स्टेबल जो आसानी से ना बदले, इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। अस्थाई होते हैं जिसकी वजह से, जिसके कारण फिफ्टीन ग्रुप के एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी, एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी 14 ग्रुप के
एलिमेंट के आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। ये अब समझाने वाली बात है, समझा चुके हैं सब क्लास 11 में कि 15 ग्रुप 15 के एलिमेंट का जो पी ऑर्बिटल होता है वो आधा भरा होता है। हमने आपको बताया था कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो या कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, अगर इस तरीके के केस कहीं मिल रहे हैं तो ये स्टेबल माने जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमने आपको भूख वाला एग्जांपल देके समझाया था कि आपको अगर 10 रोटी की भूख लगी है, आप 10 रोटी अगर आपको मिल जाए तो आपका पेट भर जाएगा और आपको और ज़्यादा खाने की ज़रूरत इच्छा नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से समझा। अगर आपको कोई और खाने के लिए दिए तो आप खाएंगे नहीं। ऐसे हमने समझाया था कि पूरा एकदम अच्छे से 11th में समझाया था। फिर से बार बार रिपीट नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे फिर से मैं बात करूं, नाइट्रोजन 7 है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p3, और अगर मैं इसका ये बनाऊं लास्ट वाला p में कितने ऑर्बिटल भाई, 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ में भी 3 भरने हैं, 1 2 3, अधिकतम कितने भर सकते हो 6, भरे कितने हैं 3। हर ऑर्बिटल देखिए आधे आधे भरे हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इस हिसाब से पूरे p ऑर्बिटल में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, आधे भरे हैं। अब यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, कार्बन, नाइट्रोजन से पहले क्या है कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। अगर हम कार्बन का लिखें तो देखिए कार्बन कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p2, और यहाँ पे अगर मैं p बना लूँ फिर से, और ये मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं p में, तो एक देखिए खाली है, ये आधा भरा हुआ नहीं है। यहाँ आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे आराम से, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये क्या है स्टेबल है। जब आप ग्रुप में जब आप पीरियड में इधर से इधर आते हो, यानी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो क्या होगा भाई, एटम का जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और साथ ही साथ जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ती है। नो डाउट कि जैसे आप ये कार्बन लिखे हो, ये नाइट्रोजन लिखे हो, इसके पहले क्या है बोरान, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन। अगर मुझसे इनका ऑर्डर पूछा जाए कि इधर से जब इधर जाओगे तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, तो बढ़ती है। इधर से इधर आप जाओगे बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपने पढ़ा है क्लास 11 में कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अगर मैं कहूँ कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है 20 जूल, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगी 25 जूल, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगी, आपके ख्याल से मुझे लिखना चाहिए कितना 30 जूल। ठीक है, लेकिन 30 जूल नहीं, कितना हो जाएगी, अगर ये 25 है तो ये कितना हो जाएगी 50, यानी लगभग दुना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर से देखिए ये कितना होगी 55 जूल, इस तरीके से। ये हमारे कहने का मतलब है, बढ़ती तो है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ऑर्डर आ जाता है, बढ़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपने बगल वाले से बहुत ज़्यादा। देखिए बगल में रखा हुआ 25 जूल और इसके बगल में रखा हुआ कितना 50 जूल, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेबल माने जाते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो तीसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसको हिंदी में लिख सकते हो ऑक्सीकरण अवस्था। कई सारी डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीकरण अवस्था
किसी एलिमेंट्स में या किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जोड़ देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन जोड़ देना ऑक्सीजन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। या इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। कई डिफिनेशन है। हाइड्रोजन को जोड़ देना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तमाम प्रकार की इसकी ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन है। ऑक्सीकरण अवस्था हम पढ़ेंगे। किसकी ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ेंगे? नाइट्रोजन फैमिली की। तो इन एलिमेंट्स की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3, +3 तथा +5 होती हैं। कभी -3 होगी, कभी +3 होगी, कभी +5 होगी। अलग अलग केसों में अलग अलग होगी। अलग अलग कंपाउंड में देखिए PCl3 में अगर पूछा जाए कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा भाई? +3। PCl5 में अगर पूछा जाए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन क्या होगा तो कितना होगा भाई? +5। इसी तरीके से अलग अलग चेंज होता रहता है। यह आपको याद करने वाली बात है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब चैप्टर आएगा, ये आपके कोर्स में नहीं है, क्लास 11 में था, तो हम पढ़ा देंगे। नंबर 4 है नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइडों की प्रकृति, इसकी हिंदी क्या होगी? हाइड्राइडों की प्रकृति। तो आप लिख लें कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो MH3, M होगा कोई भी नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट्स होगा, कोई भी तत्व होगा। जैसे हम बात करें कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड क्या हो गया, तो नाइट्रोजन में हम क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे या अमोनिया बन गया नाइट्रोजन का हाइड्राइड। फास्टीन का हाइड्राइड क्या होगा भाई? फास्फोरस का हाइड्राइड क्या होगा? PH3। अगर इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? फास्टीन। इसी तरीके से आर्सेनिक का हाइड्राइड अगर हम पूछें तो AS, और इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ASH3। और अगर हम एंटीमनी का हाइड्राइड तो इसमें भी क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी तरीके से बिस्मथ में भी आप क्या करेंगे? तो इनके हाइड्राइड में क्या होता है भाई? 3 हाइड्रोजन रहता है। ठीक है। तो आपने देखा कि इस ग्रुप के एलिमेंट जो है वो MH3। M क्या है भाई? M का मतलब ये कोई नाइट्रोजन परिवार के कोई तत्व हो सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये कोई हो सकता है। नोट कर लो। NH3 है,
PH3 है, ASH3 है, SbH3 है और BiH3 है। ऊपर से आप नीचे आओगे तो बताइए बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड की लंबाई जो है बढ़ेगी या घटेगी? ऊपर से यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, हाइड्रोजन कॉमन है सब में, बस बदल क्या रहा है ये देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ फास्फोरस, यहाँ आर्सेनिक, यहाँ एंटीमनी, यहाँ बिस्मथ। तो ऊपर से नीचे आओगे तो बताइए साइज इनका बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये बराबर बस क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के किसी भी एलिमेंट का साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो अल्टीमेटली जब इन दोनों के बीच जब बॉन्ड बनेगा तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड क्या होगा भाई, बढ़ता चला जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है। ऐसे मैं साइन लगा दिया हूं, बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ घटती है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कोई चीज बड़ी है तो उसको तोड़ने में आसानी ज्यादा होगी, छोटी है तो उसको तोड़ने में दिक्कत होगी। मेरे पास डस्टर है, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूँ तो बहुत मुश्किल। इतना बड़ा सा अगर ये डंडा होता तो मैं इसको तोड़ सकता था आसानी से। तो बॉन्ड लेंथ जब लंबा हो, ज्यादा होगा तो उसकी जो है मजबूती क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, इसलिए बॉन्ड का स्थायित्व तापीय स्थायित्व कहें, डिक्रीज करता है। तापीय स्थायित्व का मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि इसको हीट करने पर कितने जल्दी ये टूट जाएगा। जो ज्यादा स्टेबल है उसको ज्यादा हीट देने पड़ेंगे। तो बताइए जो लंबा है उसको थोड़ा सा हीट आप दोगे तो आसानी से टूट जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर लंबाई बढ़ रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तापीय स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो ये आर्डर आ जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर अगर कभी पूछे तो क्या हो जाएगा, ये आर्डर आ जाएगा कि ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। ये नोट कर लो जल्दी से। पांचवा जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड। आप जानते हो कि ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो किसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वैसे हाइड्रोजन का जब ऐड कर दोगे तो किसी का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अब जिसके पास हाइड्रोजन होगा वही किसी को रिड्यूस कर पाएगा। तो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन ज्यादा रिड्यूसिंग, किसका नेचर की ज्यादा रिड्यूसिंग है, कौन जल्दी से किसी दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो होगा हाइड्राइडों का अपचायक गुण। हाइड्राइडों का अपचायक गुण देखिए, फिर से वही मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्राइड कह रहा है। हाइड्राइड तो यही होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये क्या है, आर्सेनिक, और ये क्या है, बिस्मथ, और ये क्या है, सॉरी एंटीमनी, ये क्या है, बिस्मथ। ये हाइड्राइड। अपचायक गुण
मतलब कह रहे हैं किसका रिड्यूसिंग नेचर किसका ज़्यादा होगा। तो जितने याद रखें कि जितने जल्दी ये अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाल पाएँ वो उतने जल्दी से किसी के अंदर जोड़ पाएंगे, तभी किसी दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तभी दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। इनके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को निकाल कर किसी दूसरे में ऐड कर देंगे, उनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएंगे, अपचायक प्रकृति के हो जाएंगे, ये किसी दूसरे का रिड्यूस करने वाले हो जाएंगे। लेकिन जो जितने जल्दी अपने अंदर से अपने अंदर से हाइड्रोजन निकालेगा वही उतने जल्दी दूसरे को क्या कर पाएगा, रिड्यूस कर पाएगा। अब जल्दी कौन निकालेगा, जिसका बॉन्ड क्या हो, कमजोर हो, वो जल्दी से टूटेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। और ऊपर से नीचे आओगे तो हाइड्राइड जल्दी जल्दी निकलेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ जो है क्या हो जाती है, लंबी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी जो है कम हो जाती है। इसलिए अपचायक या अपचयन प्रकृति बढ़ जाती है। अगर आर्डर पूछे तो क्या आप आर्डर लिख नहीं पाओगे, आर्डर देखिए, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। ऊपर यहाँ से इधर जाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो भाई आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे तो वही दूसरे का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। ठीक है, तो अपचायक प्रकृति देख रहे हैं कि क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी। आए समझ में? आज बस इतना ही रहने देते हैं, आगे जो हमें पढ़ाना है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए आप जो है, आप एक अच्छा सा नोट्स बना लें। अभी हो सकता है सितंबर तक आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाए, स्कूल आपका शुरू हो जाए, तो हम सितंबर से ये फिर से नहीं पढ़ाएंगे, वहीं से शुरू करेंगे, जहाँ तक ख़त्म हो गया होगा वहीं से शुरू करेंगे। तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं और नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखें और याद करें। अब आपकी जो स्कूल है वो शुरू हो चुका है, समझिए, मेहनत से पढ़ाई करें और जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही वो मुझसे ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू।